प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। एक तशवीशनाक सूरत हाल पोलियो के हवाले से है। रवां साल मुल्क भर में 59 केसेस पोलियो के रिपोर्ट हो चुके हैं और इन 59 केसेस में से 21 खैबर पख्तूनख्वा में हैं और 20 सिंध में हैं, जबकि 14 बलूचिस्तान और 4 पंजाब में। अब मसला यह है कि कोविड-19 की वजह से पोलियो की जो मुहिम है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अब 2017 में जो केसेस थे वो 8 तक महदूद हो गए थे, लेकिन अब मसला ये हुआ कि उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ। 2019 में यानी पिछले साल 147 केसेस रिपोर्ट हुए और अब 2020 में भी अब तक 59 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोविड चल रहा है, इस कोविड के दौरान किन एहतियाती तदाबीर के साथ किस तरह से पोलियो मुहिम अपने अंजाम को पहुँचनी चाहिए कि इन केसेस को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके, और ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा। इस पर तो हम प्रोग्राम के एक दूसरे हिस्से में बात करेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आज मैं प्रोग्राम में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब तमाम नज़रें जो अपोजिशन की सियासी क़यादत है उस पर इसलिए लगी हैं कि एक APC की बात शुरू हो गई है और बिलावल साहब ने जो नए इल्ज़ाम लगाए हैं वो बड़े संजीदा नौयत के हैं। बिलावल साहब ने यह कह दिया कि इमरान खान साहब के किचन के लिए भी करप्शन हो रही है। ये नई बात है। इससे पहले इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था और अब वो कह रहे हैं कि उनका किचन भी करप्शन से चल रहा है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, जो कि एक और नई बात है, कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को घर भेजने के लिए यानी मिड टर्म इंतखाबात के लिए या फिर इन हाउस चेंज के लिए बातचीत करने पर आमादा हैं। इससे पहले वो आमादा नहीं थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो धरना दिया था उसमें पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हम हुकूमत को गैर किसी भी इस तरह के तरीक़ेकार से घर भेजना नहीं चाहते। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस पर बात करने पर आमादा हैं। इस पर ये एक बड़ा यूटर्न पीपल्स पार्टी की तरफ से क्यों सामने आया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने आज फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और इमरान खान साहब ने पिछले एक हफ्ते में उस्मान बुज़दार साहब से 3 मुलाकातें की हैं। ये गैर मामूली बात है। ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, 3 मुलाकातें एक हफ्ते में क्यों हो रही हैं, इस पर क्या राय हमारे मेहमानों की, तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के। शेख साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं। कमल शोज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक़ है, MNA है। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इरशाद अहमद आरिफ साहब। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा इरशाद साहब, ये शिकवा ये था मौलाना फजल रहमान साहब को पीपल्स पार्टी से और PMLN से कि जनाब हम धरने में उतरे और आपने हमें साथ नहीं दिया और हमारा धरना नाकाम भी इसीलिए हुआ। अब उसी जगह पर आकर बिलावल साहब दोबारा खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ इस पर बात करने के लिए। क्यों आपके ख्याल में? एक दो चीज़ें जहन में आती हैं। पहली बात तो ये है कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान जो थे वो प्लेयर थे और वो कहते थे कि जी एक B टीम के तौर पर ये मेरे साथ दे दोनों पार्टीज़। और मेरा ख्याल है उस वक्त ना पीपल्स पार्टी को ये सूट करता था ना मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब किसी तरह बाहर चले जाएँ, वो रुकावट पड़ सकती थी। इसी तरह जो केसेस चल रहे थे या चल रहे हैं अब भी, आसिफ ज़रदारी साहब, मुस्लिम पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि अगर हम साथ नहीं देते मौलाना फजल रहमान का, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा है कि हुकूमत गिराना इतना आसान नहीं है, इन हाउस चेंज लाना या मिड टर्म इलेक्शन पर मजबूर करना कोई आसान काम नहीं है, तो वो बारगेनिंग चिप के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे थे अपनी मुफाहमाना पॉलिसी को। मेरा ख़्याल है कि इतना अरसा गुज़रने के बाद, तकरीबन 8 महीने तो हो गए हैं ना जो धरना हुआ था, तो 8 महीने बाद दोनों जमातों को ये एहसास हुआ है कि ये मुफाहमत की पॉलिसी जो है वो हमारे लिए मुफीद साबित नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से चले गए और ज़रदारी साहब जो है वो भी बीमार हो गए और वो जेल में नहीं है। फरियाल तालपुर साहबा भी गिरफ़्तार नहीं है, ज़मानतें होंगी उनकी, लेकिन उससे आगे उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। शहबाज शरीफ साहब पर मुकदमात बढ़ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा मुल्क से बाहर जाना चाहती थी, वो रुकावट डाली गई है, वो नहीं पा रही। तो अब एक और हल्ला बोलना चाहते हैं अपनी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं तवक्को करता। आप नहीं समझते कि हुकूमत गिराने के लिए गिरा गिरा सकते हैं, अभी हालात ऐसे हैं, ना ये गिराना चाहते हैं, अलबत्ता अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर करना चाहते हैं। तो इसलिए एक नई स्ट्रेटेजी इन्होंने तैयार की है। अब देखते हैं कि APC होती है, APC में कोई इत्तेफाक राय हो सकता है, नहीं हो सकता। एक चीज़ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही है वो है
मामलात पर गिरफ्त ना होना। महंगाई बढ़ रही है, कोई गिरफ्त नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ रही है, वो कोई गिरफ्त नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है, कोई गिरफ्त नहीं है। और इसकी वजह से इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर हो रही है, ख़ास तौर पर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, जो पाकिस्तान है। मैं ये गवर्नेंस पर तो आता हूं पहले, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के तरजीहात पे वो पॉइंट ऐसा है जिसको ये जो अपोजिशन है एक्सप्लॉइट कर सकती है, कर रही है। तो शायद इस बुनियाद पर मुमकिन अपोजिशन समझती है कि हम बेहतर पोजीशन में बार्गेनिंग चाहते हैं। ये राय पहले मैं औरिया साहब से राय लूं, फिर मैं शेख साहब आपके पास आता हूं। औरिया साहब, क्या इन तमाम वजूहात की बिना पर जो शाह साहब ने बताई हैं, आपके ख्याल में क्या अब वाकई पीपल्स पार्टी हुकूमत को घर भेजना चाहती है और मिड टर्म इलेक्शन चाहती है? क्योंकि हम पीपल्स पार्टी से ये आवाज़ें सुनते हैं कि जी हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जमहूरी हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, और वो गैर कानूनी तरीके से, धरने के जरिए या किसी और तरीके से, एहतजाज के जरिए से हुकूमत को घर भेजना नहीं देना चाहते। अब आपके ख्याल में पॉलिटिकल स्लोगन है या पीपल्स पार्टी इसके लिए संजीदा होगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तक तो मुझे पॉलिटिकल स्लोगन ही लगता है, इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इश्यूज किस बुनियाद के ऊपर आप आगे आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपको एक मुकम्मल तौर पर आपको एक इत्तेहाद चाहिए। और मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज कर सका हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो किसी तौर पर भी नवाबजादा नसरुल्लाह जो है ना उनकी जगह नहीं ले सकते। नवाबजादा नसरुल्लाह जो थे वो तमाम पार्टियों को इसलिए इकट्ठा कर लेते थे, कोई बेगरज से आदमी थे। उनको किसी बात से गरज नहीं होती थी कि उन्होंने वजारत लेनी है, उनकी 4 सीटें आ जाएंगी, 4 सीटें कम हो चुकी हैं, उन्होंने बढ़ानी है, कोई उनका मफाद वाबस्ता नहीं था। अब असलम यह है कि खा नून लीग हो और खा पीपल्स पार्टी हो, दोनों जो हैं एक दूसरे से जले हुए हैं, एक दूसरे से के हाथ चले हुए हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी करते हैं, साथ बैठना भी चलते हैं, दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है वाली बात की सूरत हाल है। देखिए, मूवमेंट जो होती है ना, वो हमने 2-3 मूवमेंट्स हम अपने आंखों के सामने चलती हुई देखी हैं, और वो मूवमेंट के अंदर सबसे पहली मूवमेंट 77 की थी, चली थी, जबरदस्त मूवमेंट थी, बहुत पूरा इत्तेहाद के साथ चली थी। फिर MRD की मूवमेंट थी, को एक दफा घबरा के रख दिया था उस मूवमेंट ने। सब लोग इकट्ठे थे, सब लोगों का कोई और मफाद नहीं था। लेकिन मसला सारा यह है कि अब देखें, ये जब इकट्ठे होंगे सबसे पहले ये हमने इत्तेहाद बनाया है, ये कोई इत्तेहाद नहीं है, एक कोई और बोलेगा, दूसरा कोई और बोलेगा, ये उसकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी पॉलिसी है, वो सेकुलर है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम दोस्त हैं। ये ऐसी चीजें हैं कि जो 77 में खत्म हो गई थी, तब मूवमेंट बनी थी। आप अंदाजा करें कि कट्टर किस्म की जमात इस्लामी और कट्टर किस्म की कम्युनिस्ट जो है, वली खान वगैरह की पार्टी इकट्ठी हो गई हुई थी। मुफ्ती महमूद और सारे लोग जो थे वो एक जमाने में मौलाना मौदूदी को क्या कुछ कहते थे, कोई उस वक्त नहीं बोलता था। असगर खान अपने हिसाब से मगर पीपल्स पार्टी की तरजीहात क्या बदल रही हैं? पीपल्स पार्टी की तरजीहात क्या बदल रही हैं? मुश्किल मुझे नहीं लगता। देखे ना, ये एक देखे उन्हें एक इसका गर्म लोहा मिला है, जो शाहदार साहब ने कहा ना कि तहरीक इंसाफ की अपनी परफॉर्मेंस ने ना उनको ये मौका दे दिया। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो कोई बोल ना पाता। इम्तियाज शेख साहब, अब आपकी राय, आपने दोनों तजज़ियाकारों की राय तो सुन ली। वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करने के पर जो है वो इतफाक कर लेगी, लेकिन इंडिया उसका दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये तो इसको तो एक यू टर्न कहा जा सकता है। अभी आप कुछ अर्सा पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ नहीं खड़े हुए थे जाकर और हुकूमत गिराने के लिए, अब आप कैसे इस पर बातचीत के लिए तैयार होंगे शेख साहब? देखिए जी, आपने जो बात की और शुरू में आपने सुनवाया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो क्लिप, तो उसमें ही पूरी बात वाज़े हो जाती है। और ये सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है इस वक्त। इस ग्राउंड रियलिटी जब मौलाना फजल रहमान साहब का धरना था या जुलूस था, वो उस वक्त और थी, आज की और हैं। और ये मतलब कहना कि उस वक्त की जो पॉलिसी थी पीपल्स पार्टी या PMLN या मौलाना साहब वही पॉलिसी रखेंगे और अभी कोई तब्दीली हुई तो उसको यू टर्न कहेंगे, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। पॉलिटिक्स में तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आती हैं और हालात के साथ तब्दीलियाँ आती हैं और सूरत हाल के साथ तब्दीलियाँ आती हैं, तो मतलब उनको देखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है। और अभी भी बिलावल साहब ने तो यही कहा है कि हम सब बैठेंगे, बैठ के फैसला करेंगे। तो मेरा मतलब है ये कि उस वक्त अगर नहीं थे साथ, हो सकता है अभी
साथ हो जाए आप, वो चीज़ जो उससे उस वक्त स्टैंड ले रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं तारशाह साहब कि मिड टर्म इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने इंटरनल, जाहिर है एपीसी में जाएंगे तो पहले इन हाउस कोई फैसला करेंगे तो पीपल्स तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर फैसला कर लिया कि अब मिड टर्म इलेक्शंस का टाइम है, मुल्क में मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए? नहीं, देखें, मैंने तो ये नहीं कहा, नहीं हमारी पार्टी क्यादत ने कहा है। देखिए, ये सब जब बैठेंगे आपस में साथ, उस वक्त मुख्तलिफ इशूज़, मुख्तलिफ ग्राउंड रियलिटीज़ और मुख्तलिफ अचीवेबल्स क्या होंगे, उस वक्त ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अचीव क्या कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बता दूं आपको कि कोई भी गैर जमहूरी बात नहीं होगी, कोई गैर आइनी बात नहीं होगी। जो भी बात होगी, अगर मिड टर्म की बात है तो भी वो मतलब आइन के मुताबिक है, और अगर इन हाउस चेंज है वो कैसे करेंगे सर? आप देखें ना, तहरीक अदम एतमाद लाना आपके पास एक आईनी रास्ता है, तो क्या तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए आपके पास नंबर्स पूरे हैं? लेकिन जी अभी इस वक्त तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना, ये जब सब बैठेंगे उस वक्त के होमवर्क देखेंगे। लेकिन ये भी तो आप मानेंगे कि तहरीक इंसाफ, आप ये कह रहे हैं कि बगैर होमवर्क के बिलावल साहब ने बयान दे दिया उनके? नहीं, देखिए आप मतलब वो बात क्यों, हर चीज़ प्रिज्यूम क्यों करते हैं? देखिए, बिलावल साहब ने तो बयान दिया है कि हम बैठेंगे, तमाम क़यादत बैठेगी आपस में मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ की, और बैठ के हम कोई उस वक्त फैसला करेंगे। उस वक्त क्या फैसला होता है नहीं आपको पता है, ना मुझे पता है। और ये मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जो स्कैंडल्स हैं जिसमें करप्शन की कहानियाँ भी हैं, तो मतलब उनकी नाअहली की जो बातें भी हैं, वो सब सामने आने के बाद, और जो उनके इत्तेहादी उनको छोड़ के जा रहे हैं, आप देखें ना, मतलब उनके इत्तेहादियों में भी मतलब इख्तलाफ है। तो ये सब चीज़ें मतलब एक ग्राउंड तो बनता है ना चीज़ों का कि उसमें मतलब कोशिश की जाए, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर चीज़ में कामयाबी भी हो, मतलब ये कोशिश होती है। और अपोजिशन पार्टीज़ अपने अपने हालात के मुताबिक, अपने अपनी वक्त के मुताबिक और इशूज़ के मुताबिक कोशिश करती हैं, और कभी कामयाबी होती है, कभी नहीं होती। लेकिन ये जो भी फैसले हैं सब मिलकर करेंगे, और जब ये एपीसी में बैठेंगे तो ये सब चीज़ें जो हम और आप टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं और प्रिज्यूम कर रहे हैं, वो मतलब वही उस वक्त ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए वो उस वक्त फैसला करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये हुकूमत जो है चल नहीं रही, इनसे मतलब महंगाई कम कंट्रोल में नहीं हो रही, स्कैंडल इनके दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, इनकी गवर्नेंस का सीरियस मसला है। और आप ये तो देखें, मतलब 2 साल के अरसे में 4 चेयरमैन फेडरल पब्लिक उसके FBI के उन्होंने चेंज किए हैं, BOA के तकरीबन 4 या 5 चेयरमैन चेंज किए, कमिश्नर लाहौर 4 दफा चेंज हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी, IG, आपके हाल में अगर कोई एक शख्स परफॉर्म नहीं कर रहा तो चेंज नहीं करना चाहिए, उसी को चलते रहने देना चाहिए। नहीं, देखें मतलब देखें, मेरा खुद एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है, इस तरह कभी नहीं होता कि हर 2 महीने के बाद आपको पसंद आए और पसंद ना आए तो आप हटा दें। मतलब किसी को काम करने का मौका तो दिया जाता है। राइट जी कंवल साहब। थैंक यू वेरी मच असद। इम्तियाज शेख साहब को पहले रिस्पॉन्ड कर देती हूँ जी। और ये जो करप्शन का नैरेटिव दिया है, एक वो 1.25 साल वाले हमारे इमेच्योर सियासतदान साहब ने, जिनको चंद उस्तानियाँ पीछे से लिख के देती हैं पर्चियाँ, वो बदलने वाली हैं। अच्छा, गवर्नेंस की बात इनके मुंह से मुझे इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि 12 सालों बाद जब कोविड-19 आता है, 8 अरब रुपया राशन बांटने के लिए एलोकेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो 11 गलत 8 अरब कोई नहीं हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन ही गलत है आपके पास। ये 8 अरब रुपए कभी भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वो जवाब दाखिल हो चुका है, चीफ जस्टिस साहब ने उसकी हेयरिंग कर ली है, 1 अरब 8 करोड़ रुपए हुआ। अच्छा चलें, वो शेख साहब आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, आपको बात कर लेने दें। 12 सालों का हिसाब है, मैं एक मिनट का हिसाब लूंगी भी और दूंगी भी सही आपसे। 11 यूसीज का डेटा नहीं दे सकते। ओके बिल्कुल है। 1.5 अरब से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा का वो कहते हैं कि हमने राशन बांट दिया, 2 लाख लोगों को बांट दिया, 1.5 लाख लोगों को बांट दिया। इनसे पूछे कि सिंध की आबादी कितनी है? 4 करोड़ 80 लाख के करीब आबादी है, और आप 2 लाख लोगों को बकौल इनके राशन मरीज पे बांट आए। उसके बाद आप हॉस्पिटल्स का देख लें, 5 अरब से ऊपर का अब तक का बजट जा चुका हुआ है। हालात क्या है? वो बेबी हर रोज कह रहा था कैश दे दो, क्योंकि बेबी को कैश पसंद है और वो जाना भी आसान होता है वहां से निकलना। स्कूलों के हालात देखने, और मैं ये एजम्पशन पे बयान नहीं दे रही हूँ, मेरा खानदान वहाँ मीरपुर खास में रहता है, मैं छठा में, मेरे वाले साहब 4 साल रहे हैं, मैं अंदर सारा इंटीरियर इनसाइड आउट देखकर बैठी हुई हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ से बैठ के आपको खाली बयानबाजी कर रही हूँ। 9 बच्चे डूब के मर जाते हैं, कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। छिपा ना हो या ईदी साहब ना वहाँ पे चलते हो तो पंजाब इनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर ही नहीं आती। जब बारिश होती है
तो वो जो चेयरमैन साहब है वो लाहौर भाग के आ जाते हैं और यहाँ आके वो अपनी खलबलियां मचाते हैं ताकि बारिश का पानी और बारिश से बिलबिलाती हुई कराची की जो आवाम है वो उनको ना कहीं कुछ कह दे। तो ये तो इनके अपनी परफॉर्मेंस है। अब आ जाए इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन जो APC हर दूसरे दिन बुलाई होती है, 3 साल 1 महीने लिख के रख लें आज, अगले भी इसी किस्म की APCs होंगी, ना जिसका कोई एजेंडा है ना जिसका कोई चार्टर है। सारे अपने अपने, एक पंजाब में मुस्लिम लीग नून बचाओ की तहरीक चला रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग शीन, मुस्लिम लीग मीम और मुस्लिम लीग हे में से कौन सी बनी। दूसरे जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस आओ तहरीक चलाना चाहते हैं, हालांकि सिंध में उनकी जो नाकाम मार्च हुई थी जिसके नतीजे में अजीज मेमन साहब को शहीद कर दिया गया, वो आपके सामने एक मुंह बोलता सबूत है। और NA 200 के नीचे जो MPAs का इलेक्शन हुआ वो हार गए। अच्छा, तीसरे जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो किसी तरह से इरेलेवेंट होने वाली तहरीक चला रहे हैं। अभी उनके भाई वैसे सिंध में DC लगे हैं, तो अब शायद वो जो उस दिन फुटेजेस आई थी उसका फायदा हो गया उनको कोई थोड़ा बहुता। लेकिन जहां तक बात है APC के एजेंडे की, वो तो है जनाब कोई भी नहीं बीच में से, जीरो, ना इन लोगों का अनहोली अलायंस और ये बिल्कुल डिफरेंट इनके नजरिए। और इनमें से लीडर कौन होगा, प्रॉब्लम सारी है लीडर लेस होने की। इस ऑपोजिशन को लीड किसने करना है? कोई भी इस 1.5 साल के सियासतदान को सीरियस नहीं लेता और ना अपना लीडर बनाने में। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो एक तजर्बाकार सियासतदान है ना, उनको लीडरशिप तो आप कबूल कर लेंगे ना। अच्छा सुने, आप जो करप्शन की दास्तानें सुना रहे हैं बेबी बिलावल, इनको जरा कोई बता दे कि वजीर आजम इमरान खान साहब की जो साबका वाइफ है ना, उनका नाम था जमाइमा गोल्ड स्मिथ कायबा, जिनके लंदन में अगर वो असासे मान लेते ना और ले लेते जो वहाँ के लॉ के मुताबिक तलाक के टाइम पे उन्हें मिल रहे थे, तो ये किचन चलाने के लिए उनको जो ये बातें कर रहे थे ना, ये बहुत पहले की उनकी बातें, रजे पुज्जो में और इस किस्म के लोगों में यही फर्क है। ये बिलावल साहब बेचारे जिस तरीके से इनका वो कहते हैं मांस खून और गोश्त पोश्त उगाया गया, इनके मुंह से यही बातें निकल सकती है क्योंकि इनको पता ही नहीं बातों का है। राइट जी, चले मैं एक मुख्तसर इम्तियाज शेख साहब बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आई एम श्योर एक मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँगा, आप इजाज़त दें तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इम्तियाज शेख साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जो खासतौर पर उस्मान बुज़ार्ग के हवाले से भी, वो मैं और साहब और शाह साहब के सामने रखता हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा को खुशामद कहते हैं। इम्तियाज शेख साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे कमल शोजब साहबा को, और कमल साहबा भी इस बात पर कन्विंस्ड है कि कोई ऐसी चीज़ आप नहीं करने जा रहे जिससे हुकूमत को घर आप भेजना चाहें। और दूसरा ये कि जो आपने इल्ज़ाम लगाया कि किचन भी इमरान खान का करप्शन से चल रहा है, ये बहुत संजीदा नौयत का इल्ज़ाम है और अगर इस पर आप कोई सबूत नहीं दे सकते तो फिर एक बेबुनियाद सा और एक हल्का इल्ज़ाम रहेगा। सही है, 15 अरब की गंदुम भी बता दें जो हर साल उन्होंने शुरू में तो मुझे तो बड़ी हैरत की बात है, इनको तो कुछ ना इनको डिटेल्स पता है ना इनको डाटा पता है, सिर्फ इधर उधर की बातें सुन के कमल साहिबा ने आगे इधर बातें कर ली। और राशन की बात की तो मैं राशन से शुरू करता हूँ। राशन तकरीबन 5 लाख ख़ानदानों को बांटा गया था और वो मतलब जिस तरीके से बांटा गया और जिन जिन को बांटा गया शनाख्ती कार्डों के साथ, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन जिन को बांटा गया तफसील के साथ वो पेश कर दिया गया, उसकी हेयरिंग हुई और वो मतलब वहाँ मसला ख़त्म हुआ। तो इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ कोई अरबों का नहीं 1 अरब रुपए का राशन था जो कि 5 लाख ख़ानदानों में बांटा गया। और उसका जिस तरीके से बांटा गया वो तमाम के तमाम कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक दिए गए और उसकी सबूत और उसकी तमाम डिटेल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। नंबर 1। नंबर 2, जो गवर्नेंस की बात की, एक तो मसला ये है कि जब भी तहरीक इंसाफ, अब देखें आप बीच में ना बोले आप प्लीज़, ठीक है ना। तो जब भी इनसे बात की जाती है ना कि इनकी करप्शन की, इनकी नाअहली की, इनकी मतलब नाकामी की और इनके जो इशूज़ जो हैं गवर्नेंस के इशूज़ हैं, तो उनकी जब बात की जाती है तो ये फ़ौरन ही मतलब डाइवर्ट करके दूसरी बात करते हैं। भाई आप पहले तो अपनी नाअहलियत का तो जवाब दें, अपनी नाकामी का तो जवाब दें। मतलब ये कौन सी गवर्नेंस है, मेरे पास डिटेल है। देखिए जी, आप प्लीज़ मुझे बात करने देना, अभी बीच में क्या मतलब अभी सुनने की तो ताब नहीं है आप लोगों में, सुनने की
देखें ये तो फिर इस तरह, फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में आप बोलेंगी तो मतलब इस तरह नहीं करें, सुनने की ताब रखें। चार FBR के चेयरमैन तब्दील किए, 5 BOI के चेयरमैन किए, 4 कमिश्नर तब्दील किए, 5 IGs तब्दील किए, 3 चीफ सेक्रेटरी पंजाब सुने, 6 एजुकेशन सेक्रेटरी बदले, 3 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 3 ACCB के चेयरमैन बदले, 3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदले, 3 फूड मिनिस्टर्स बदले। देखें जी ये लिस्ट है लंबी, ये लंबी लिस्ट है। क्या इस तरह गवर्नेंस होती है? इनको तो पता ही नहीं है कि गवर्नेंस होती क्या है। इन्होंने तो मतलब सिरा और उसके सोने पे सुहागा स्कैंडल्स देखें आप, शुगर का स्कैंडल, वीट का स्कैंडल, ऑयल का स्कैंडल, बिजली का स्कैंडल, BRT का स्कैंडल, मालम जबा का स्कैंडल, ट्रीज का स्कैंडल। आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन अगर कमर साहब आप मुख्तसर आपने जवाब देना तो दे दें, मैं फिर दूसरी चीज पर आऊं। देखें नहीं, मैं मुझे पूरा करने दें, ये चीजें तो हुई है ना कमर साहब, ये बैड गवर्नेंस पे जो बात है वो तो हुकूमत में है और इनकी मजलूमियत ये भी क्या बात करेंगे, ये मतलब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। और बिलावल साहब दुख, बिलावल साहब मुफ्ती तक में हाथ रखते हैं। 12 साल लोगों ने हमें वोट दिया है ना, लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने वोट देकर कामयाब किया, तो जरूर हम 12 साल तो क्या इंशाल्लाह आइंदा 12 साल भी हम रहेंगे। हमने लोगों की खिदमत की है, इसका मुझे पता है ना। तो कौन से केसेस साबित हुए, कभी साबित हो गए, साबित तो हो जाए फिर देखेंगे। ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, बिल्कुल सही है कि आज तक साबित क्या हुआ, हम पर साबित हो जाएगा तो फिर देखेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही। लेकिन एक चीज मुझे इरशाद साहब ये बताएं कि ये आपके ख्याल में 3 मुलाकातें एक हफ्ते में उस्मान बुज़दार से, ये बैड गवर्नेंस जिसकी आप बात कर रहे थे उसकी इस्लाह के लिए मुलाकातें हो रही हैं, मामला कुछ और है, ये गैर मामूली सी बात है, क्योंकि इस तरह नॉर्मली नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एक हफ्ते में 3 दफा मिल रहे हों। ये जो बात हो रही है ना जी, बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा कि किचन भी, मैं तो इसको मानता नहीं। पहली बात तो ये है कि कोई लंगर नहीं चलता बनी गाला में। इमरान खान साहब तो बिस्किट भी जो पेश करते हैं वो भी उनकी कोशिश होती है कि अगला बंदा ना खाए वो वापस हो जाए, और चाय का कप, उसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको करप्शन की ज़रूरत है। इमरान खान एक हवाले से अभी तक कम अज़ कम मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान करप्शन करता है या करप्शन को बर्दाश्त करता है। ये और बात कि उनके जो साथी हैं, जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके बारे में अब इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि उन्होंने अपना माल पानी बनाना शुरू कर दिया है, साथी उनको पता ना लगने दें। और हाँ ना, ये होता है, ये इमरान खान का मामला नहीं, ये जो इक़्तिदार के ऐवानों में ऊपर लोग बैठे होते हैं ना, उनके आँख कान नाक जो लोग बन जाते हैं, वो उनको ना सूंघने की सलाहियत बाकी रहने देते हैं, ना देखने की सलाहियत बाकी रहने देते हैं, ना सुनने की सलाहियत बाकी रहने देते हैं। ये एक माजी का तजर्बा है मुसलसल, और इमरान खान उससे मुस्तस्ना नहीं है। इमरान खान बल्कि इस लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों पर, अपने साथियों पर, अपने कोलीग्स पर एतमाद करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद करते हैं। और ये बुज़दार साहब का मामला भी वही है। 2 साल में 4 चीफ सेक्रेटरी बदले गए, 4 IG बदले गए, 4-4, 5-5 दफ़ा सेक्रेटरीज बदले गए। ये तो नहीं हो सकता कि सारे चीफ सेक्रेटरी नाअहल हूँ, करप्ट हूँ। ये नहीं हो सकता कि सारे IG। इसका मतलब ये है कि जो कप्तान है उसके अंदर अहलियत ही नहीं है काम लेने की। तो पंजाब का कप्तान है कौन वैसे? ज़ाहिर उस्मान बुज़दार साहब हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो चीफ सेक्रेटरीज जो बदले जाते हैं, अब जो थे पहले खोखर साहब थे या बाद में ये आज़म सुलेमान है, ये नेक नाम लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, इनकी शोहरत जो है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की है। अगर वो भी नाकाम हो गए तो ये इमरान खान को देखना चाहिए कि वो नाकाम हुए हैं या उनको कोई चलने नहीं दे रहा। अब जो बुज़दार का मामला है, पहली दफ़ा जो करप्शन के फुटप्रिंट्स जो हैं वो उनके इर्द गिर्द नज़र आने शुरू हुए हैं। ये लाहौर का जो वाक़या है जिस पे कमिश्नर लाहौर बदला गया है और असद खोखर को, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चाहिए
कि एक तो असद खोखर को बुलाएं, दूसरा आसिफ बिलाल लोधी को बुलाएं, ताहिर खुर्शीद साहब है उनको बुलाएं, एक शफकत बुखारी एक साहब हैं जो डीजी खान में बड़ा अरसा तैनात रहे हैं, इन लोगों को बुलाएं या इनकी इंक्वायरी करें कि ये जो करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं ये कैसे होती रही, क्यों हुई और क्या इसका कौन पर्दा नशीन है इनके पीछे। तो मेरे ख्याल है ये मुलाकातें उसी सिलसिले की कड़ी मुझे लग रही हैं और कोई वजह नजर नहीं आती कि वो लाहौर आए मिले उसके बाद 2 मुलाकातें बाद में करना पड़े। कैटेगोरिकली शाह साहब कह रहे हैं कि शायद कुछ भिनक पड़ी इमरान खान साहब को पंजाब में करप्शन की या उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, इसलिए ये मुलाकातें हो रही हैं। आपकी क्या राय है? देखें, मसला सारा ये है कि सियासत जो होती है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परसेप्शन। कोई जाके ये नहीं पूछता जाके कि सुप्रीम कोर्ट में उसका केस जो है वो हुआ कि नहीं हुआ, या उस सजा हुई या नहीं हुई, या उसने कहां से लिया या नहीं लिया, या उसने वहां से अपनी बीवी से अपना हिस्सा लिया या नहीं। उनको जब परसेप्शन ऐसी चीज है कि अगर एक दफा शुरू हो जाए तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। ये आप खुद सोचें, आप शुरू में जब असद जरदारी साहब अभी कुछ भी नहीं थे सियासत के अंदर, उस वक्त मिस्टर 10% मशहूर हो गए, आज तक उस दाग को धोते फिरते हैं। ठीक यही कैफियत इमरान खान साहब की इस 2 साल की परफॉर्मेंस के अंदर आई है। अब देखें, इसने सबसे पहली चीज 2 साल में जो स्टैब्लिश हुई है वो ये है कि इनको हुकूमत करनी नहीं आती जी। ये आम आदमी से भी पूछने, ब्यूरोक्रेट से पूछने, किसी से ये परसेप्शन को दूर करने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। और जिस स्कैंडल के बारे में इरशाद आरज़ साहब ने कहा है, वो स्कैंडल की जब हवा निकल पड़ी अगर, तो उनको फॉरेन डैमेज कंट्रोल करें, वो बहुत बड़ी हवा होगी कि उसके डांडे जो हैं वो उन लोगों पे दास मिलते हैं जहां से जिन पे इमरान खान साहब एतमाद करते हैं बहुत ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के लोग हैं वो लोग, और उनका नाम बकायदा आ रहा है। और अब तो इस वक्त अब ये मसला सारा ये है कि ये क्यों हुआ, ये करप्शन की वजह से नहीं हुआ, ये नाअहली की वजह से हुआ है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि अगर एक वजीर आला की परसेप्शन जो है वो एक आ जाए कि ये बंदा जो है 4 IG तब्दील करता है और 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील करता है और नहीं कर सका, तो फिर सबसे पहला काम जो होता है, कि आप परसेप्शन ठीक करो, आप उस बंदे को बदलो। दुनिया में सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है कि बंदा बदलता है कि भाई, ताकि कुछ देर के लिए लोगों के सामने से ये चीज हट जाए। इमरान खान साहब को इतनी सी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही कि फौरी तौर पे आप मुझे बताएं, एक आदमी 3 जगह से कैच ड्रॉप कर रहा है, आप क्या करते हैं? उसको उठाते हैं, दूसरे बंदे को लगाते हैं जी। लेकिन आप कहें नहीं, ये यही खड़ा रहेगा। हाँ, तो और ये कैच करेगा किसी दिन। बिल्कुल सही है, और ये साहब बिल्कुल सही कहा आपने। कमल साहब, ये शाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब करप्शन नहीं करते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं शायद उनके बारे में इमरान खान साहब को पता नहीं होता। चलें, वो जो समझ रहे हैं समझते नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में अर्ज की थी कि इमरान खान साहब मरीख में नहीं रहते हैं, ना वो जाके छुट्टियों में दुबई में रहते हैं, ना उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स लिए हुए कि वो लंदन जाके बैठ जाएं, उन्होंने यहाँ का कुछ पता ना हो और सब कुछ यहाँ के जो है वो चंद लोग चला रहे हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इन्होंने परसेप्शन की बात की और स्पेसिफिकली कि जी उन्होंने अपनी बेगम से हिस्सा लिया या नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का है, अगर उसने 10 महीने केस चलाने के बाद उनको सादिक और अमीन की स्टैंप दी है, तो हम उस पर तो यकीन कर सकते हैं ना कि एक शख्स ने 40 साल पुरानी 60 अपनी जो डीड्स हैं वो डीड की कॉपियां जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं और कितने फेयर तरीके से वो चीज़ों को चलाते हैं। जहां तक इन्होंने बात की कि जी उनके बड़े करीबी सर्कल्स में, जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा करीबी सर्कल में उनके कोई आदमी नहीं था। अभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट इस तरह पब्लिक नहीं की किसी हुकूमत ने भी, और ये भी नहीं हमारी रिवायतों में से है जिसको लोग नाअहली समझ रहे हैं। असल में मसला ये है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी आई है 23.5 महीने पहले, राइट जी। करप्शन हो रही है, करप्शन नहीं हो रही। बिल्कुल सही है कमल साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के। और ये साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और इम्तियाज शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नए पैनल के साथ आते हैं, ज़रा पोलियो पर बात करते हैं, बहुत संजीदा मसला है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। रवां साल मुल्क भर से 59 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पोलियो के अब तक, और ये तशवीशनाक फिगर है। अगरचे 2019 में सूरत हाल इससे भी ख़राब रही थी, 147 केसेस रिपोर्ट हुए थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में 2017 में सिर्फ 8 केसेस तक महदूद कर लिया गया था। अब 59 केसेस अगर 8 केसेस के बाद आ रहे हैं तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल ज़रूर है। इस पर डॉक्टर खालिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारुफ के मुताबिक डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर किबला अयाज साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। सर, इस पर अगरचे बहुत बहसें हो चुकी हैं, ये एक दवा है, इस दवा को इस्तेमाल करना बीमारी से बचने के लिए शरई तौर पर मुकम्मल तौर पर हलाल है, फतवे आ चुके हैं। आपके ख्याल में क्या इसमें हिंड्रेंस है जिसकी वजह से लोगों को बार बार ये बात समझाना पड़ती है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है इस बीमारी से लड़ने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल करना? बहुत ज़रूरी बात है। पोलियो को हर लिहाज से इंसदाद करना ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ सेहत के हवाले से नहीं बल्कि पाकिस्तानी माईशत और सफारती तासुर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पोलियो को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, ये इंसदाद नहीं किया पोलियो का, इस बात का इम्कान है कि हमारे ऊपर सफारती और सफरी पाबंदियां आ जाएं, और सफरी पाबंदियों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तानी माईशत को। ये अब बहुत जरूरी है कि हम पूरी तवज्जो के साथ पोलियो के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखें। सिर्फ मजहबी हवाला नहीं है, मजहबी हवाला तो कराम तय कर चुके हैं, और उन्होंने न सिर्फ ये कि जवाज का बल्कि ये कहा है कि सेहत के मामले में इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये सबसे अहम है, ज्यादा अहम है। तो पोलियो को कतरे पिलाना और पिलवाना ये बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात कि आमतौर पे ये एक यहाँ पे इबाम है और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो आइंदा नस्ल की पैदाइश की सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। तो ये गलत फहमी जो है इसको भी खत्म करना, और ये माहिरीन तिब का, माहिरीन सेहत का काम है कि मौजूद के माहिरीन है। फिर कुछ लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं, तो जब जो लोग मुज़ाहमत कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून को ठीक ठाक हरकत में आना चाहिए, क्योंकि हम हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना रियासत को ये बर्दाश्त करना चाहिए वो बच्चों की सेहत से समझौता करे या मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाने वालों को रियायत करे। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर खालिद जमील साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि एक मिसकंसेप्शन जिसका डॉक्टर किबला अयाज साहब ने जिक्र किया, डॉक्टर साहब, कि इसके साथ जुड़ा हुआ प्रोपेगेंडा कि इससे अफजाइश नस्ल की सलाहियत मुतासर हो सकती है, ये किस तरह से गलत आप साबित कर सकते हैं बतौर डॉक्टर? और दूसरा ये कि दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता ये अलामात किस तरह से अगर किसी बच्चे में ज़ाहिर होती हैं, वो किस तरह से ज़ाहिर होती हैं, और क्या ये एक ऐसा मरज़ है जिसका कोई फिर इलाज हो सकता है? यानी मैं उन वालिदैन को चाहता हूं कि आप मुखातिब करें जो रिलक्टेंट होते हैं ये पोलियो के कतरे पिलाने के लिए। जी बिल्कुल, मैं बड़े मुख्तसर तरीके से आपको समझाता हूं कि जो पोलियो का वायरस है, ये वायरस इंसानी जिस्म में जब दाखिल होता है ये ओरोफिकल रूट से आता है, यानी ये खाने पीने की चीज़ों से और फिर फुजले की वजह से ये एक शख्स से ट्रांसमिट होता है दूसरे में। तो ये हराम मगज़ के अंदर जाके बैठ जाता है, और हराम मगज़ से जो नसें निकलती हैं हमारी टांगें या हमारी बाजू को काम करने के लिए, पावर के लिए, उनको ये ख़त्म कर देता है और फालिज हो जाता है। अब आम तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से लेके 3-4 साल की उम्र तक, वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं। अगर उनको ये बीमारी लग जाए तो उसकी पहली अलामत ये होती है कि जो बच्चा है उसको लो ग्रेड फीवर होता है, बहुत हाई फीवर नहीं होता, बच्चे की भूख ख़त्म हो जाती है, बच्चा ज़्यादा हिलना फिरना छोड़ देता है। वरना आप देखें नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो हाथ पांव मार रहे होते हैं, और अगर बच्चे की उम्र ये एक्टिव होते हैं, अगर बच्चे की उम्र 2 साल के करीब हो, जो चलने वाला पेशेंट हो, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो मैंने देखे हैं, अब तो खैर बहुत आना कम हो गया, अल्लाह का बड़ा करम है, तो वो पहली कंप्लेन होती थी कि बच्चे चलते चलते एक पाँव पे वेट आना बंद हो गया है। तो ये और बीमारियों में भी होता है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर फौरी तौर पे ना सिर्फ आपने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएं, ताकि एक तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो और बाकी उसका इलाज। देखिए पोलियो जब एक दफ़ा फालिज कर देता है तो फिर इसका इलाज नहीं होता, फिर इसकी रिहेबिलिटेशन होती है, ताकि आने वाले वक्तों में उस टांग को मज़ीद ख़राब होने से रोका जा सके।
तो इसलिए आई थिंक दिस इज़, और ये मैं जो आपका पहला सवाल था जी कि ये जो इसके बारे में लोगों ने गलत बातें फैलाई हुई हैं, मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा सा था जी तो उस ज़माने में चेचक की वैक्सीन लगा करती थी, और आप यकीन करें आज से 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तब भी ये प्रोपोगंडा लोगों ने ये किया था। अयूब खान का दौर था और वो चेचक के वैक्सीन लगते थे और बहुत से लोग अपने आप को, तो ये एक ख़ास तबका है जो जहालत की वजह से कर रहा है। मैं तो बड़ा खुश हूं कि हमारी जो उलमाए दीन है माशाल्लाह, उन्होंने इतने फतवे दिए, उनको पता है, और इस्लाम से ज़्यादा मॉडर्न मज़हब तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। जहाँ पे इंसानियत की फलाह की बात आती है, इस्लाम तो बहुत फ्लेक्सिबल, सबसे आगे होता है। इसका जो सद्देबाप करने का तरीका है ना, वो दो हैं। जी जी ये मेरी ज़ाती राय है जी। एक तो जिस तरह अभी मौलाना साहब हजरत फरमा रहे थे, सख्त से सख्त सजा दें उन लोगों को जो इन टीमों पे हमला करते हैं जी। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि हमें जो मैस मीडिया है हमारा, इसको बहुत ज्यादा हरकत में आना चाहिए मौसर तरीके से और इनको अभी देखिए इवन कोरोना के बारे में जी 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 बिल्कुल सही है कि इस पर मौसर तरीके से कैंपेन्स होने चाहिए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज बिल्कुल मैं कोरोना की कोविड की बात मैं आपसे करता हूं डॉक्टर साहब, वो एक अलग मेरा आपसे सवाल है, लेकिन इससे पहले जो शाहिद आरिफ साहब अभी डॉक्टर किबला अयाज साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि ये इसके और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। मिसाल के तौर पर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो मुल्क दुनिया में रह गए हैं जहां पर है, ये एक बदनामी का बायस भी है, और फिर जाहिर है सफरी पाबंदियां, फिर मैशत से जुड़े हुए पहलू, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान और यानी दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए बदनामी का बायस रह गया। देखिए पहली बात तो ये है कि इस्लाम में और हमारे मज़हब में और कुरान मजीद में इंसानी जान की अहमियत ये है कि अब अगर आप ख़तरे में हों, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा दरपेश हो, तो वो चीज़ें खाने की भी इजाज़त दी गई है जो किसी भी सूरत में हराम हैं, नजस हैं जी, और उनका हम लोग जो हैं उस जानवर का नाम ही नहीं लेते, इतना नजस समझते हैं, लेकिन उसकी भी गोश्त खाने की इजाज़त मिल गई है ताकि इंसान जो है वो ज़िंदा रह सके। ये अहमियत है हम इंसानी ज़िंदगी की। एक बात। अब दूसरा ये है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिशें हुई और हम 8 तक यानी पेशेंट तक ले गए और ख़त्म होने वाले थे, लेकिन ये फिर कोताही है, सही तरीके से कैंपेन नहीं चली। इसमें हुकूमती सतह पर अब जो कोशिशें हो रही हैं, जिस अंदाज में अवेयरनेस की भी हो रही है, इलाज मुआवजे के नहीं, जो कोरोना की सूरत हाल है इसमें लोगों का निकलना घर मुश्किल हो रहा था। एक तो ख़तरा वो था ना जो हमले होते थे, लेकिन दूसरा ये था कि वैसे भी हर इंसानी, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने कोशिश की जी हिफाजती इंतज़ामात के तहत वो जो टीमें हैं बाहर निकलें, उन्होंने मास्क पहना हुआ हो, उन्होंने सैनिटाइज़ किया हुआ अपने आप को, और उस हालत में जाके वो लोगों की खिदमत करें, बच्चों को वैक्सीन पिलाएं। तो ये कोशिश जो है ये बहुत ही बेहतर कोशिश है, काबिल दाद है, मुस्तहसन है, इसको जारी रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा ज़ोर शोर से। दूसरी जो ये जो अनासर हैं मुखालफत करने वाले वो तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस पाकिस्तान में जो इस मुहिम को नुकसान पहुँचा वो उस वक्त भी पहुँचा जब इस जो मुहिम को, पोलियो मुहिम को इस्तेमाल किया गया एक ख़ास मकसद के लिए, उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी के लिए, तो उससे भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई दलील नहीं है, कोई उसके पास सबूत नहीं है। पूरी दुनिया में ये वैक्सीन पिलाई जा रही है, सिर्फ हम दुनिया में एक मरीख, एक सितारे पे मौजूद मखलूक नहीं है कि सिर्फ हमें ही इसका पता है और किसी और को पता नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो लोग मुखालफत कर रहे हैं वाक़तन उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ये जो प्रोपेगेंडा करने वाली जो लोग हैं इनको ये मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो प्रोपेगेंडा कर सकें। ख़ासतौर पर मीडिया जो है इन लोगों को बिल्कुल अलाउ ना करे कि वो मीडिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर खालिद जमील साहब, चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन भी चल रही है, तो ऐसे में वालिदैन रिलेक्टेंट हो सकते हैं कि कहीं कोरोना वायरस का उनका बच्चा शिकार ना हो जाए, कहीं बाहर से आने वाले लोगों के हाथों में वायरस ना लगा हो। उसके लिए क्या आपके, वैसे तो उनको ट्रेनिंग दी गई है कि वो सैनिटाइज करें, मास्क पहने, सब चीज़ें, ग्लव्स पहने, लेकिन वालिदैन अगर अपनी तसल्ली के लिए चाहें तो क्या करें? उनको अपने सामने सैनिटाइज करा लें? क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं इसके लिए? आई थिंक उसके तो जो स्टैंडर्ड SOPs हैं, देखिए 4 SOPs हमारे ऐसे हैं। अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं हर रोज़ पेशेंट देखता हूँ। अब मैंने क्या किया हुआ है
कि मरीज देखने से पहले सबसे पहले तो मैं मास्क इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 2, मैं अपने हाथों को बचाता हूँ, या तो मैं उनको सैनिटाइज करता रहता हूँ या मैं ग्लव्स पहन के रखता हूँ। इसी तरह मैं फासला जो है उसका भी वो रखता हूँ। अब होता ये था कि पहले कोविड से पहले जब बच्चों को आप पिलाया करते थे वैक्सीन, तो बच्चा नहीं मानता था तो आप उसको गोद में अपनी बिठा के तो फिर बिल्कुल करीब जाके तो आप उसके मुंह में कतरे डाला करते थे। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। अब ये थोड़ा फासला रखना चाहिए, माँ बाप को बच्चे को पकड़ना चाहिए। एक बाजू का जो लेंथ होती है इतने में आसानी से आप कतरे डाल सकते हो भी रहे हैं, बिल्कुल और उसके मुंह में आप कतरे डाल दें जी, ये हो भी रहे। अच्छा, नंबर 2, जो आपका मास्क है ये ज़ाहिर है बच्चा तो नहीं पहनेगा, उसने तो कतरे डाल लिए होंगे। वो डॉक्टर, वो जो वहाँ पे कतरे पिलाने वाला है और जो उसके बच्चे के वालिदैन हैं, उनको भी ये सब कुछ करना चाहिए। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।